बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन और आज से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और आज हमारा पहला प्रोग्राम है और पहला प्रोग्राम ही हमने गिलगित बल्तिस्तान के नाम किया है। आज का प्रोग्राम का टॉपिक है यौम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान। और आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि किस तरह गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम ने 1 नवंबर 1947 को किस तरह आज़ादी हासिल की और आज़ादी हासिल करने के बाद गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और गिलगित बल्तिस्तान की मौजूदा पोजीशन क्या है, उस हवाले से भी बात करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप लोगों को एक खूबसूरत सी गिलगित बल्तिस्तान की म्यूज़िक के साथ कुछ तारीख़ी तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आप ये खूबसूरत सी म्यूज़िक से लुत्फ़अंदोज़ हो जाएं, उसके बाद वापस आकर हम बात करेंगे। आज प्रोग्राम में हम वो तल्ख़ हकीकतों को भी सामने रखेंगे जो अक्सर उस इश्यूज़ पर बात करते हुए लोग कतराते हैं और उसे बात करना जुर्म समझते हैं और उन बातों को छुपाया जाता है। उस हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। आप इस खूबसूरत सी म्यूज़िक से लुत्फ़अंदोज़ हो जाएं, उसके बाद हम बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जिंदाबाद 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 में गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद। तुम सोने वातने के पास पानी हने, तुम सोने वातने के पास पानी हने, तुम सोने वातने पे पहचाने हने, तुम सोने वातने के पास पानी हने, तुम सोने वातने के पास पानी हने। ख़वातीन और हज़रात, गिलगित बल्तिस्तान में 1 नवंबर 1947 को आज़ादी हासिल करने से पहले यहाँ डोगरा राज की हुकूमत हुआ करती थी। उस वक़्त यहाँ के लोग बेपनाह मसाइल का सामना करते थे। अगर मैं हर मसले के हवाले से आप लोगों को आगाह करने की कोशिश करूं तो मेरे ख्याल में प्रोग्राम का वक्त बहुत कम होगा, इसलिए मैं एक मसले पर रोशनी डालने की कोशिश करता हूं। उसी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के लोग किस तरह के मुश्किलात का सामना करते थे। ख़वातीन और हज़रात, गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर में शामिल है कि वहाँ हर साल सर्दियों में हर किराना एक गाय या बैल ज़बह करके उसके गोश्त को स्टोर करते हैं और फिर सर्दियों में 5 से 6 माह उस गोश्त को थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करते हैं और पूरे सर्दियों में उस गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है। उसे शिनाज़ ज़बान में नसालो या फिर दैक्यो कहा जाता है। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त जब डोगरा राज की हुकूमत यहाँ हुआ करती थी तो यहाँ गाय ज़बह करने पर पाबंदी थी। अगर कोई गाय ज़बह करता था तो फिर उस घर के तमाम मर्दों को इबरतनाक सजा दी जाती थी। खासकर सर्दियों में डोगरा राज की जो आर्मी होती थी वो हर गाँव का विजिट करते थे और आकर वहाँ पूछते थे। अगर उनको इंफॉर्मेशन कहीं से भी नहीं मिलती थी तो फिर यहाँ तक कि वो छोटे बच्चों से भी पूछते थे कि इस साल आप लोगों ने नसालो या दैक्यो में क्या ज़बह किया है। अगर किसी बच्चे ने गलती से बताया कि हमने गाय ज़बह किया है तो समझो उस बच्चे ने अपने घर के लिए मुसीबत खड़ी कर दी और फिर उस घर के तमाम मर्दों को डोगरा राज की फौज उठा के लेके जाती थी और उन्हें इबरतनाक सजाएं देते थे ताकि अगली बार इस तरह की कोई हरकत करना जुर्अत भी न कर सके। तो ख़वातीन और हज़रात, इस तरह के बेशुमार मसाइल की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के लोग डोगरा राज से तंग आ चुके थे। ख़वातीन हज़रात, गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम ने कर्नल हसन खान की सरबराही में बाकायदा तौर पर गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी के लिए जद्दोजहद का आगाज़ किया था। कर्नल हसन खान कश्मीर इन्फेंट्री फौज का एक ऑफिसर था, एक निडर ऑफिसर था और हमेशा अपने खित्ते के लिए गिलगित बल्तिस्तान के लिए दर्द दिल रखता था। जब कर्नल हसन खान को गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी के लिए अपना किरदार अदा करने का मौका मिला तो उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर
जंग आज़ादी का बाकायदा तौर पर आगाज़ अस्तोर के बालाई एरिया से किया उन्होंने। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि डोगरा राज की जो फौज थी वो कश्मीर से अस्तोर के रास्ते से होते हुए भोंजी तक पहुंच जाते थे, और उसके अलावा गिलगित में गनसारा सिंह जो अपने मामला चलाता था, वो तमाम मामला भी कश्मीर से अस्तोर के रास्ते से होते हुए आकर गिलगित में वो तमाम मामला चलाए जाते थे। इस वजह से कर्नल हसन खान ने अपने आज़ादी के जंग का आगाज़ अस्तोर के बाला एरिया से किया था। कर्नल हसन खान के साथ नगिर सिकौट और गिलगित सिकौट के जवानों ने भी इस एरिया में गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट अस्तोर के गयूर रबाब ने भी कर्नल हसन खान और सिकौट्स के जवानों के साथ मिलकर डोगरा राज के जो फौजी थे उनको इस खित्ते से भगाने में भरपूर किरदार अदा किया है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट अस्तोर के गयूर रबाब ने सिकौट्स के जवानों की खिदमत करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जब भी सिकौट्स के जवान किसी भी गांव में पहुंच जाते थे तो वहां उनका वार्म वेलकम किया जाता था, उन्हें खाने पीने की चीज़ें मुहैया की जाती थी। उसके अलावा सिकौट्स के जवानों की जो सामान होती थी वो सामान को भी दूर दराज एरिया तक अगर पहुंचाना हो तो डिस्ट्रिक्ट अस्तोर के लोग के गोड़ू में वो सामान दूर दराज एरिया तक पहुंचाते थे और खुशी का इजहार करते थे कि अब हम आज़ाद होने जा रहे हैं। यूँ कर्नल हसन खान ने सिकौट्स के जवानों के अलावा अस्तोर के गयूर आवाम के साथ मिलकर तवील जद्दोजहद और जंग के बाद अस्तोर ईदगाह तक डोगरा राज की जो फौज थी उन्हें भगाने में वो कामयाब हुए। यूँ इस पूरे एरिया को पाक किया गया। उसके बाद डोगरा राज की जो फौज थी वो सिर्फ और सिर्फ भोंजी तक महदूद हो गए। उसके बाद कर्नल हसन खान फ़ौरन गिलगित पहुंच गए और उन्होंने अपने जो बावफा साथी थे उन्हें तमाम सूरत हाल से आगाह किया। और दूसरे रोज़ कर्नल हसन खान अपने साथियों के साथ भोंजी की जानिब रवाना हुए और भोंजी में पहुंचने के बाद वो डोगरा राज की फ़ौज पर हमलावर हुए और उन्होंने भोंजी को भी आज़ाद करवाया, क्योंकि भोंजी डोगरा राज की जो फौज थी उनका हेडक्वार्टर हुआ करता था। दूसरी जानिब पे गिलगित की गयूर अवाम ने गिलगित सिकौट के साथ मिलकर गवर्नर गनसारा सिंह को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और जब पे गनसारा सिंह को गिरफ्तार किया जा रहा था तो उस वक़्त गिलगित सिकौट का एक जवान भी शहीद हुआ। और जब पे गनसारा सिंह को गिरफ्तार किया गया था तो उसके बाद गिलगित शहर में एक जश्न का समा था। उसके बाद कर्नल हसन खान गिलगित पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी हुकूमत बनाने के लिए राबिते तेज़ किए। तो दूसरी जानिब पे ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर ब्राउन ने भी अपनी चाल चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मिस्टर ब्राउन ने सूबेदार मेजर बाबर के ज़रिए हंजा और नगीर के राजे से राबिता किया और उनसे पूछा कि आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या फिर एक आज़ाद रियासत बनाना चाहते हैं। तो मिस्टर ब्राउन अपनी किताब बगावत गिलगित में लिखता है, जिसका उर्दू में भी तर्जुमा किया गया है, कि उस वक़्त हंजा और नगीर के राजा ने दो टोक अंदाज में कहा कि हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, और मिस्टर ब्राउन ने उस वक़्त गिजर के राजे को भी एतमाम में लेने की कोशिश की। और दूसरी जानिब पे कर्नल हसन खान ने यकम नवंबर 1947 को अपनी नई काबीना का ऐलान किया और यूनाइटेड गिलगित के नाम से गिलगित को एक अलग मुल्क के तौर पर उन्होंने ऐलान करने के बाद उसका बाकायदा झंडा भी सामने आया। जिंदाबाद 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 नई गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद। तुम सोनी वातने के पास बानी हने, तुम सोनी वातने के पास बानी हने, तुम सोनी वातने बे पहचाने हने, तुम सोनी वातने के पास बानी हने, तुम सोनी वातने के पास बानी हने। ख़वातीन और हज़रात, कर्नल हसन खान की सरबराही में बनने वाली हुकूमत का पहला सदर
गिलगित का राजा शाह रईस था और खुद कर्नेल हसन खान गिलगित आर्मी का आर्मी चीफ बनाया गया था और दीगर जो ओहदे थे वो कर्नेल हसन खान के जो मुखलिस दोस्त थे उन पर बाहिमी मशावरत से तकसीम किए गए थे। उसके बाद यकूब नवंबर से 16 नवंबर तक गिलगित एक आज़ाद रियासत के तौर पर कायम रही। 16 नवंबर के बाद जब मिस्टर ब्राउन ने पाकिस्तान को खतूत लिखा और पैगामात भेजने के बाद जब पहला पॉलिटिकल एजेंट पाकिस्तान की तरफ से गिलगित में आया तो उसका नाम सरदार आलम था जो एक नायब तहसीलदार था। पहला पॉलिटिकल एजेंट पाकिस्तान की जानिब से गिलगित में आने के बाद सरदार आलम ने तमाम इख्तियारात अपने कंट्रोल में लाया और उसके बाद से मामलात आगे चलते रहे। उस वक्त कर्नेल हसन खान को यकीन दहानी करवाने की भरपूर कोशिश की गई कि जो ही पाकिस्तान के हालात नॉर्मल हो जाते हैं उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान को प्रॉपर उसके तमाम वो सियासी और फिर बुनियादी हुकूक दिए जाएंगे। बाद में जब गिलगित बल्तिस्तान के सियासी और बुनियादी हुकूक जब गिलगित बल्तिस्तान को नहीं मिले तो कर्नेल हसन खान ने एक बार फिर तहरीक का आगाज किया और जिसकी वजह से कर्नेल हसन खान को अडियाला जेल में कैद की सोबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ी। उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गिलगित का विज़िट किया तो उन्होंने गिलगित पहुंचने के बाद गिलगित के लोगों की मेहमान नवाजी, खुलूस और मोहब्बत देखकर काफ़ी मुतासिर हुए और साथ साथ यहाँ के लोगों की पसमानदगी देखकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहाँ के लोगों के लिए गंदम सब्सिडी का ऐलान किया। लेकिन बदकिस्मती से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ना कानून साजी की ना आइन साजी की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 में पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन आइन दिया, लेकिन बदकिस्मती से गिलगित बल्तिस्तान को ना उस आइन में शामिल किया गया और ना गिलगित बल्तिस्तान की शिनाख्त को वाज़े किया गया। यूं गिलगित बल्तिस्तान बेशुमार मसाइल का फेस करता रहा। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान से स्टेट सब्जेक्ट रूल का भी खात्मा किया गया, जिसकी वजह से गैर मकामी लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान में आकर जमीनें खरीदने लगे और फिर वहां 5 स्टार होटल्स बनाने लगे। कहानी यही नहीं रुकी, बल्कि अब तो वहां महलनुमा घर भी बनाए गए हैं। इस दफा मैं खुद सिकरदू में गया था, मैंने खुद देखा कि वहां सिकरदू शहर में गैर मकामी लोगों ने महलनुमा खूबसूरत घर बनाए थे। जब मैंने मालूम किया कि घर किसका है तो मुझे बताया गया कि ये एक ठेकेदार का है और वो गैर मकामी है। यूं आहिस्ता आहिस्ता गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को जमीनों के हवाले से भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में जो खाली जमीनें हैं उसे खाली सरकार के नाम पर बाकायदा तौर पर उसे भी कब्जा किया जा रहा है, जिसकी वजह से कई दफा वहां के मकामी लोगों के साथ भी तसादुम हो चुका है, लेकिन प्रॉपर इसकी कोई कानून साजी अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी है। 2009 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो पीपल्स पार्टी ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए गिलगित बल्तिस्तान को एक टेम्परेरी सेटअप दे दिया। एक कानून साज असेंबली बनाई गई और जिसके बाद गिलगित बल्तिस्तान का वजीर आला भी बन गया और फिर गवर्नर भी गिलगित बल्तिस्तान का बनाया गया। जब ये नया सेटअप गिलगित बल्तिस्तान में आया तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और वो यही समझ रहे थे कि अब हमारे बुनियादी हुकूक हमें ज़रूर मिलेंगे और वो अपनी कामयाबी की इसे पहली सीढ़ी समझते थे। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ये मालूम नहीं था कि पीपल्स पार्टी की जानिब से दिया जाने वाला ये टेम्परेरी सेटअप तमाम इख्तियारात से खाली है। और हुआ भी यही कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को पीपल्स पार्टी की जानिब से एक ऑर्डिनेंस के जरिए दिया जाने वाला ये टेम्परेरी सेटअप तमाम तर इख्तियारात से खाली था और गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असेंबली कोई भी आइन साजी नहीं कर सकती थी। यूँ गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला के पास भी, गवर्नर के पास भी और असेंबली के पास भी कोई इख्तियारात नहीं थे। सिर्फ यही नहीं
बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के सुप्रीम एपीलेट कोर्ट को भी कोई खास बड़े इख्तियारात हासिल बिल्कुल नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद भी गिलगित बल्तिस्तान के लोग नाउमीद नहीं हुए और सब्र का वो दामन जो 70 सालों से उन्होंने थाम कर रखा था उसे उन्होंने नहीं छोड़ा। उसके बाद जब मुस्लिम लीग नून की वफाक में हुकूमत आई और गिलगित बल्तिस्तान में जब इलेक्शन हुए तो उस वक़्त मुस्लिम लीग नून ने लोगों के पास यही नारे के साथ गए, इसी एजेंडे के साथ गए कि हम इंशाअल्लाह जो पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान को बुनियादी राइट्स नहीं दे सके हैं वो बुनियादी राइट्स मुस्लिम लीग नून दे देगी। लेकिन बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून भी गिलगित बल्तिस्तान को बुनियादी हुकूक देने से कासिर रही। 2018 में मुस्लिम लीग नून ने एक आर्डर नाफिज किया और उनकी भरपूर कोशिश रही कि 2009 के ऑर्डिनेंस को ख़त्म करके 2018 के आर्डर को लागू किया जाए। लेकिन जब ये आर्डर गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन में आया तो उस वक्त तक गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के अंदर शऊर काफ़ी आ चुका था और वो बुनियादी अपने राइट्स के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके थे। अब वो कोई ऑर्डर या ऑर्डिनेंस आसानी से कबूल नहीं कर रहे थे। यूँ फिर गिलगित बल्तिस्तान के लोग इस आर्डर के खिलाफ सड़कों पर निकले। काफ़ी दिन एहतजाज का सिलसिला उस वक्त जारी रहा और लोगों ने 2018 के आर्डर को बुरी तरह रिजेक्ट किया। अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून ने भी 2018 के आर्डर में गिलगित बल्तिस्तान के लिए कोई इख्तियारात तो बिल्कुल नहीं दिए थे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से दिया जाने वाला 2018 के आर्डर में भी गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असेंबली को कोई भी कानून साजी के इख्तियारात बिल्कुल नहीं थे। उसके अलावा सुप्रीम एपीलेट कोर्ट को तो 2018 के आर्डर ने मजीद महदूद किया था। आज भी गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों के बहुत बड़ी तादाद मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से गिलगित बल्तिस्तान के बुनियादी राइट्स के लिए आवाज़ मुसलसल बुलंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया में भी हमेशा गिलगित बल्तिस्तान के बुनियादी राइट्स के लिए गिलगित बल्तिस्तान का हर शहरी बात करता है। और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के 4 साल से ज़्यादा का टेन्योर इस वक्त मुकम्मल हो चुका है और अब इलेक्शन के आयाम भी करीब आ चुके हैं। इस वजह से इस वक्त तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान में काफ़ी सरगर्म नज़र आती है और एक बार फिर तहरीक इंसाफ भी गिलगित बल्तिस्तान को बुनियादी हुकूक, आइनी हुकूक और शिनाख्त देने के नाम पर वोट हासिल करने की भरपूर कोशिश कर रही है। और यूँ लग रहा है कि तहरीक इंसाफ भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तरह गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे दौड़ा रही है।